नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 24। क्यों अब आपको मेरे चाय पीने से भी नफ़रत होना शुरू हो गई है? जैनी ने तंजिया लहजे में कहते अजलान को एक पल के लिए शशदर कैफियत में मुब्तला कर दिया था। वो हरगिज़ नहीं जानता था जैनी इसकी इस फिक्रमंदी का मफ़हूम इस सूरत में निकालेगी। मैं कब से देख रहा हूँ ज़ैनब, आप तंज पर तंज किए जा रही हैं। अगर आपने इसके बाद कुछ भी उल्टा सीधा सोचा या फिर बोला तो फिर मैं किसी चीज़ के बारे में क्या क्या जज्बात पिन्हा रखता हूँ आपको अच्छे से बावर करवा दूँगा, समझिए आप। अजलान की ये बातें जैनी को अपने सर के ऊपर से गुजरती महसूस हो रही थी। अजलान अपनी आंखों पर हाथ रखे सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठता खुद को पुरस्कून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वरना इसका दिल बार बार यही कह रहा था कि अभी ज़ैनब को अपनी मोहब्बत के बारे में आगाह कर दे, मगर फिर सही वक्त के इंतज़ार की सोच ने ना चाहते हुए भी फिल वक्त इसे अपने शोरीदा जज्बात पर बंद बांधने और फिर इन पर मजबूती से कुफल लगाने पर मजबूर कर दिया था। जैनी और अजलान हनूज अपनी अपनी सोचों में ही गुम थे कि इन्हें अपनी समातों में फिर से दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। यस, नूरी आंटी इसके लिए भी वही खाना तैयार करके ले आईं जो जैनी ने इनसे अजलान के लिए बनवाया था। हालांकि बाद में इसे कुछ देर बाद खुद भी वही खाना खाने को ही मिला था। नूरी आंटी, ऐसा खाना देकर आप किस बात का बदला ले रही हैं मुझसे? जैनी का यूं इस तरह मुंह बिगाड़ कर बोलना अजलान को भी धीमे से मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। बदला कैसा बेटे? ये खाना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बस इसीलिए बनाया। मैं खिला दूँ आपको? जैनी के मुंह सोड़ने पर नूरी आंटी शाइस्तगी से मुस्कुराते नरम लहजे में गोया हुई थी। नहीं आंटी, मैं खुद खा लूँगी, थैंक यू। जैनी ने अपनी आंखों का हुजम मजीद फैलाए खाने का एक नवाला मुंह में डाला जो इसके हलक के अंदर ही एक गोले की सूरत में अटक गया था। इसने बमुश्किल जहन मारते वो फीका सा खाना हलक के जरिए अपने अंदर उतारने की कोशिश की और फिर वो मुंह छोड़ती दूसरा नवाला वैसे के वैसे वापस डिश में रखती पानी का गिलास थामे खाली पेट ही मेडिसिन खाने के लिए इसके रैप खोलने लगी थी। रखें वापस मेडिसिन। ये ख्वाब डॉक्टर बन रही थी आप? जैनी अपनी धुन में ही मगन थी। वो इस हकीकत से अक्सर अनजान थी कि अजलान बज़ाहिर तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका पोर पोर बसीरत बना जैनब की एक एक हरकत को अच्छे से नोट कर रहा है। आपको इतना भी इल्म नहीं है कौन सी मेडिसिन लेने से पहले कितना मील लेना ज़रूरी होता है? अजलान की सख्त आवाज़ पर हड़बड़ाते हुए अचानक जैनब के हाथ से पानी का गिलास थोड़ा छलका और बेडशीट की सतह को भिगो गया। जैनी लर्जाहट का शिकार वजूद समेत गिलास को वापस डिश में रखती अपनी आंखों में तैरती नमी को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर वो थी कि इससे बगावत करने पर बजिद हो गई। ये सारा खाना आपको अभी इसी वक्त खाना है, जल्दी करें। अजलान भी अब इससे कुछ फासले पर बैठा खाने की प्लेट अपनी तरफ खिसका गया। इसने सारी चीज़ें एक प्लेट में निकाल कर प्लेट दोबारा इसके बिल्कुल पास रख दी और फिर जैनब के चेहरे को उल्फत भरी निगाहों से देखा जो इस वक्त अपना सर थोड़ा नीचे झुकाए आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जैनब, अगर आप खुद नहीं खाएंगी तो मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। अजलान ने मसनूई धमकियाँ में लहजा अपनाते अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाया। हद से ज़्यादा जालिम इंसान है ये। टीवी पर इंटरव्यू में कितने नरम लहजे में बात करते थे, अब तो जब भी देखो हमेशा डांटते ही रहते हैं। जैनी दिल ही दिल में से ही कोसने में मसरूफ़ थी। मुझे बुरा भला बाद में कह लीजिएगा, पहले ये खाना ख़त्म करें। अजलान तो गोया उसकी सोचों तक रसाई हासिल कर चुका था। आपको कैसे पता चला? मैं ज़्यादा ऊंचा बोल रही थी क्या? जैनी बिना सोचे समझे हकलाते लहजे में अजलान से ही इस्तफसार करने लगी थी। इसका मतलब आप सच में मुझे बुरा भला कह रही थी? अजलान का दिल जैनी की इस मासूम अदा पर अशश कर उठा। अजलान की घूरी पर जैनी सटपटाहट का शिकार होती फ़ौरन अपनी प्लेट पर झुककर कपकपाते हाथों से खाने के लिए नवाला बनाने लगी थी। कुछ ही देर बाद नूरी आंटी खाने के बर्तन उठाने आईं तो जैनी ने अपनी आदत के मुताबिक फिर से उन्हें चाय का हुक्म सादर कर दिया। अजलान इस वक्त सामने काउच पर बैठा लैपटॉप पर कोई ज़रूरी काम करने में मसरूफ़ था। जैनी की इस फरमाइश पर अजलान का दायां अब्रू एक पल के लिए फिर से ऊपर को उठ गया था। नूरी आंटी, आज से आप इनको दिन में सिर्फ एक कप चाय का देंगी, बाकी जब भी ये चाय का कहें आप इनको सिर्फ गर्म दूध का मग दीजिएगा। अजलान ने जैनी के तासरात से अनजान मसरूफ़ अंदाज में नूरी आंटी को इसकी सेहत के हवाले से एक नई हदायत जारी कर दी। जी बेहतर। नूरी आंटी इस बात में सर हिलाते फ़ौरन वापस चली गईं। हद ही हो गई, अब सांस भी इनकी मर्ज़ी से लेना पड़ेगा मुझे। जैनब गुस्से में कुछ ना कुछ मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। मैं सब सुन रहा हूँ। अजलान ने वहीं बैठे बैठे इसकी बड़बड़ाहट का जवाब देना ज़रूरी समझा तो सुनाने के लिए ही कहा है। जैनी तो गोया सुलग उठी और फिर मुंह का जाविया बिगाड़ते अपना टेडी बेयर गोद में रखती वापस बेड पर लेट गई।
इसके सर की चोट थोड़ी गहरी थी, बाकी जख्म तो गुजरते वक्त के साथ साथ मुंदमिल हो ही रहे थे। पूरा दिन सारे घर वाले इसका दिल बहलाए रखते थे, इसलिए इसे अजलान के बारे में ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। मगर रात को अजलान के साथ इसी कमरे में रहना इसके लिए अजीब मुश्किल पैदा कर रहा था। कहाँ वो अजलान को अपना चेहरा तक ना दिखाने की बात कर रही थी, और अब जब सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी थी, जब जब वो घर होता ज़्यादातर उसकी कोशिश यही होती थी कि वो जैनी के आसपास ही मौजूद रहे। थोड़ी ही देर बाद जैनी को गहरी नींद सोते देख अजलान ने डिस्टर्ब होने के ख्याल से लाइट्स ऑफ कर दी और फिर अपने हाथों से इस पर सही से कंफर्टर उड़ाने लगा। इस टेडी बियर को तो कंफर्टर ऐसे उड़ा देते हैं जैसे इनसे ज़्यादा सर्दी तो इसको लगती है। अजलान इसके मासूमियत से लबरेज चेहरे पर अपनी निगाहें जमाए सोचने के साथ साथ धीरे से मुस्कुरा भी दिया था। अजलान भी आज काफ़ी थक चुका था, इसलिए बेड की दूसरी साइड पर आकर खुद भी करवट के बल लेट गया। अचानक इसकी निगाह जैनी के बाजू पर लगी पट्टी की तरफ उठ गई। जख्म की वजह से अजलान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसके बाजू पर रखे टेडी बेयर को उठाकर साइड पर रखने लगा। जैनी फ़ौरन कसमसाने लगी, क्योंकि टेडी बेयर का हाथ जैनी के हाथ की मजबूत गिरफ्त में ही मौजूद था। हाथ छूटने पर अभी वो उठने ही वाली थी कि अजलान ने घबराते हुए टेडी बेयर को फिर से वापस इसी के बाजू पर ही रख दिया, जिसे वो अपने हिसार में लेती फिर से गहरी नींद सो गई। जैनी का इसके साथ लगाव देखकर अजलान को इस वक्त इस पिंक टेडी बेयर से शदीद किस्म की जलन महसूस हो रही थी। साथ ही साथ इसे खुद पर भी ताव आ रहा था, आखिर इसने ये पिंक टेडी बेयर जैनी को बचपन में गिफ्ट दिया ही क्यों। अजलान और इसकी जैनी के बारे में अजली पोसेसिवनेस फिर से जाग उठी थी। न जाने क्यों अब इसे अपने अलावा जैनी जिसके साथ भी अटैच दिखाई देती, इसे फ़ौरन एक अजीब सा एहसास अपने कवि हिसार में जकड़ लेता था। पहले पहल तो वो इस जज्बे को ही समझने से कासिर था, लेकिन जब से इसने जैनी के मुंह से नफ़रत का लफ्ज़ सुना था, तब इसे एहसास हुआ ये नफ़रत नहीं बल्कि ये तो अजलान शाह की मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज़ है। अब तो वो भी जैनी को किसी मजनू दीवाने की तरह शिद्दत से चाहने लगा था। इसकी ज़िंदगी आज इस मोड़ पर आकर थम चुकी थी कि अब तो जैनी के बगैर जीने का तसव्वुर भी अजलान को अंदर तक हिलने पर मजबूर कर देता था। जैनी धीरे धीरे इसके हवासों पर काबिज होती अब इसके दिल में भी अपनी मुस्तकिल जगह बना चुकी थी। जेडी मुसलसल कामयाबियां समेटते जावेद का रूपधार आज नासिर मलिक के खुफिया ऑफिस में भी अपने मजबूत कदम रख चुका था। नासिर मलिक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बार बार कुर्सी को इधर से उधर घुमा रहा था। जेडी को आज ज़िंदगी में पहली बार नासिर मलिक के चेहरे पर इज़्तिराब की एक वाज़िह झलक दिखाई दे रही थी। नासिर मलिक की ये हालत देखकर जेडी को एक खुशगवार कुन एहसास अपनी रगोपैं में सरायत करता महसूस हुआ था। आज वो नासिर मलिक को किसी ज़रूरी काम का फ़ोन करके बिलाखिर यहाँ तक पहुँच ही गया। इस मुकाम तक रसाई हासिल करने के लिए टाइगर और इसकी टीम ने दिन रात मेहनत की थी। बिलाखिर इतने अरसे बाद आज उनकी ये मेहनत रंग ले ही आई। हाँ जावेद बोलो, क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो तुम मेरा कुछ दिन तक इंतज़ार नहीं कर सके। नासिर मलिक को जावेद का आज का इकदाम कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इसके लहजे में भी थोड़ा सख्ती का अंसर शामिल था। माफ़ कीजिएगा मलिक साहब, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम ना होता तो ये नाचीज़ आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। खिलाफ तवक्का जेडी का अंदाज़ खुशामदी पर मबनी था। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ क्या काम है। नासिर मलिक का जावेद पर एक यकीन सा बन गया, इसलिए फ़ौरन मान भी गया। एक्चुअली मलिक साहब, पाकिस्तान के सभी शोबिज़ सितारों से तो आप शायद वाकिफ़ ही होंगे। जेडी ने टाइगर की हिदायत के ऐन मुताबिक बात का आगाज़ किया। हाँ हूँ तो। नासिर मलिक के चेहरे पर इस वक्त नासमझ तासरात रक्स कर रहे थे। वो आजकल का फेमस सुपरस्टार अजलान शाह है ना, क्या आप उसे भी जानते हैं। जेडी ने अपनी कोहनियाँ बाकायदा टेबल पर टिका दी। हाँ अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी सारी की सारी फिल्में देख रखी हैं मैंने, काफ़ी सुपरहिट जा रहा है वो भी और इसकी फिल्में भी। नासिर मलिक के लहजे में अजलान शाह के लिए वाज़िह सताइश उभरी थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब, तुमने ये ज़रूरी बातें करने के लिए मुझे फ़ोन किया था। नासिर मलिक सुलगते लहजे में गोया हुआ क्यूपी की इंसल्ट के बाद आज इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। नहीं मेरा मतलब, जेडी गड़बड़ा सा गया। वो अजलान शाह है ना, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। इस कदर गैर मुतवक्का बात पर नासिर मलिक की रिवॉल्विंग चेयर एक पल के लिए थम सी गई। मुझसे? उसे मुझसे क्या काम हो सकता है भला। नासिर मलिक ने इंगित शहादत उठाया, अपने सीने पर उंगली जमा दी। मलिक साहब, वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपसे ख़रीदना चाहता है। जेडी ने संजीदगी से भरपूर तासरात समेत जायदाद के साथ साथ इस इलाके का नाम भी बता दिया। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, तुम अच्छी तरह जानते तो हो। हम इन प्रॉपर्टीज़ पर प्लाजे बनाकर इस साइट को कमर्शियल एरिया में बदल देते हैं। हमारे इस काम से हमें दुगना नहीं बल्कि चुगना मुनाफा मिलता है। नासिर मलिक ने साफ इनकार कर दिया। मलिक साहब, मैंने भी उसके सेक्रेटरी को यही कहा था, मगर उसने कहा अजलान शाह आपसे खुद मिलकर सारी डिटेल भी बताएगा और आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करने की भी कोशिश करेगा।
जेडी ने इसे मनाने की अपनी सी कोशिश की थी। फिर भी यार खुद ही सोचो, हम क्यों इसके चक्कर में घाटे का सौदा करें। नासिर मलिक की इस डील में कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही थी। मलिक साहब, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान का नामवर अदाकारा, काफ़ी पैसा होगा उसके पास, वो हमारी सारी डिमांड्स पूरी करेगा। मेरी माने तो आप उससे एक दफ़ा मिल ज़रूर लें। अगर डील पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो बराह रास्त मुल्क के मशहूर तरीन हीरो के साथ एक सेल्फ़ी लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। उससे हम भी थोड़ा आवाम में मशहूर हो जाएंगे। लोगों तक जब ये खबर पहुंचेगी कि अजलान शाह जैसा नामवर एक्टर खुद चलकर आपके पास मिलने आया, सोचे अवाम का क्या रिएक्शन होगा। जेडी ने ताबूत में गोया आखिरी कील भी ठोंक दिया। चलो ठीक है, मिल लेते हैं। मिलना कब है? नासिर मलिक ने भी बिल आखिर अपनी रजामंदी जाहिर कर ही दी। मलिक साहब, एक छोटी सी शर्त है उसकी, वो किसी ऐसी जगह मिलना चाहता है जो थोड़ी पुरस्कून और पब्लिक से ज़रा हट कर हो। जेडी का मकसद उसे इस खुफिया ऑफिस के लिए ही मनाना था, इसलिए अब कान खजाते मुद्दे की तरफ आया। ऐसी जगह मैं कहाँ से लाऊं? उसके तो करोड़ों फैंस हैं, वो जहाँ भी चला जाएगा आवाम खुद ब खुद जमा होना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं इस सिलसिले में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नासिर मलिक ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर फ़ौरन हरी झंडी दिखा दी, क्योंकि वो खुद भी अजलान शाह की मकबूलियत से अच्छी तरह वाकफियत रखता था। मलिक साहब, एक काम हो सकता है। जेडी की अदाकारी आज अरूज पर थी। क्या? नासिर मलिक जी जान से उसी की तरफ मुतवज्जा था। इसी ऑफिस में बुलवा लेते हैं, ये तो पब्लिक से काफ़ी हटकर भी है। वो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ और फिर डील पर बात करने के बाद यहीं से वापस भी जा सकता है। इस तरह इसका किसी से कोई इंटरेक्शन भी नहीं होगा और आप भी आराम से अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। आप खुद ही सोचे, इतने रश में हम भी कहाँ उससे चुगने मुनाफे का पूछ पाएंगे। जेडी ने ड्रामाई अंदाज में कुछ देर आसपास निगाह दौड़ाई और फिर नासिर मलिक को इसी खुफिया ऑफिस में डील फाइनल करने का मशवरा दे दिया। ये खुफिया ऑफिस बाहर से तो एक डिब्बा नुमा हट की तरह लगता था, मगर अंदर से बहुत वसी और कुशादा था। पूरा ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम से भरा हुआ था। यहाँ के हर कोने में जा बजा कैमरे ही नज़र आ रहे थे, जिसकी स्क्रीनें यहाँ मौजूद एक बड़े कमरे में नस्ब थी। 2 ऑफिसर्स हम्मा वक्त उनकी निगरानी करते रहते थे। इस ऑफिस में साइंसी तर्ज की हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद थी। एक कमरा तो सिर्फ असले से ही भरा हुआ था। जेडी अपनी पॉकेट में मौजूद पेन कैमरे की मदद से यहाँ मौजूद हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा था। यहाँ से बाहर निकलते ही इसे यह रिकॉर्डिंग फ़ौरन टाइगर को भेजनी थी, ताकि वो इसे देखने के बाद मिशन का अगला लाएअमल तैयार कर सके। लेकिन जावेद, ये हमारे काम के लिए ज़रा रिस्की नहीं है? नासिर मलिक की छठी इस फिर से खतरे का अलार्म बजा रही थी। मलिक साहब, इस ज़्यादाकार बंदे को इन सब चीज़ों के क्या पता? वो तो एक जगह आकर बैठ जाएगा और यहीं से फाइल साइन करवाने के बाद वापस चला जाएगा। मुझे इसके पीए ने बताया था उसे एक सेकंड के लिए भी उधार रखना पसंद नहीं। वो ये रकम फ़ौरन नकदी की सूरत में अदा कर देगा। उधार वाली बात पर नासिर मलिक के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो भी अजलान शाह की सादत की वजह से मुतासर हुए बिना रह ना सका। ठीक है जावेद, अगर तुम कहते हो तो यहीं बुला लेते हैं, लेकिन ये काम ज़रा संभल कर होना चाहिए। आजकल वैसे भी हमारा धंधा थोड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। नासिर मलिक का दिल मानने को तैयार तो नहीं था, मगर जावेद ने उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम सरअंजाम दिए थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी आज इसकी बात का मान रख गया। ठीक है मलिक साहब, मैं फिर चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। रस्मी सलाम दुआ के बाद जेडी खुफिया ऑफिस से बाहर चला गया। नासिर मलिक ने सिगरेट केस पकड़ा और फिर से एक नई सिगरेट सुलगा ली। इसके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ थी। इतनी सोच विचार के बावजूद भी वो और क्यूपी इस तीसरे शख्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उन्होंने हर आने जाने वाले शख्स का सारा रिकॉर्ड चेक किया, मगर कुछ भी मुश्तबा नहीं लग रहा था और यही बात इनकी समझ से बालातर हो चुकी थी। कार के करीब पहुंचते ही जेडी ने अपना दूसरा मोबाइल फ़ोन ऑन किया, ताकि वो ये रिकॉर्डिंग टाइगर को सेंड कर सके। मोबाइल फ़ोन ऑन होते ही इसे स्क्रीन पर शमसा की कॉल्स और मैसेजेस के नोटिफिकेशन की भरमार नज़र आई थी। इसके चेहरे पर एक तनाव सा उभरा। आई एम सो सॉरी मास्कमैन, आप तो जानते हैं ना मैं बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल जाती हूँ। प्लीज़ बुरा मत मनाइए। मैं समझ सकती हूँ आप मेरी इन बातों से बहुत हर्ट हुए होंगे। मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। और फिर वो कार स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग को मजबूती से थामे शमसा के मैसेज को सरसरी अंदाज में ज़ेरे लब दोहराने लगा। जेडी ने मैसेज पढ़ने के बाद बेतासुर चेहरे के साथ टाइगर को वीडियो सेंड की और फिर मोबाइल सीट पर पटकने के अंदाज में वापस रख दिया। इसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा और कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद भी इसके मूड में रत्ती बराबर का भी फ़र्क नज़र नहीं आया था। अजलान शूटिंग से वापस आते ही फ्रेश होने के बाद सीधा स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि आज इसे एक अहम मीटिंग अटेंड करनी थी।
कॉन्फ्रेंस कॉल के ऑन होते ही टाइगर की मखसूस बारोब आवाज़ वहाँ बैठे तमाम लोग तवज्जो और इनमाक से सुनने लगे थे। टाइगर का कैमरा हमेशा की तरह आज भी ऑफ ही था। गाइस मोस्ट वेलकम टू टाइगर ग्रुप। अजलान ने शाइस्तगी से मुस्कुराते सबको खुशामदीद कहा था। थैंक यू टाइगर। जवाबन टाइगर को गर्मजोशी से भरपूर आवाज़ लैपटॉप के स्पीकर से गूंजती सुनाई दी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये टाइगर ग्रुप पहले एक फ़र्द से शुरू हुआ था, फिर गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें आप जैसे हज़ारों बहादुर ऑफिसर शामिल होते गए। जितना हमारे ग्रुप का दायराकार बढ़ता चला गया, हमारी तमाम तर कोशिशों का अवलीन मकसद यही रहा कि हमसे जितना मुमकिन हो सके उतने ही ज़्यादा लोगों की मदद करते रहें। हालनुमा कमरे में सुई तक गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। हर तरफ गहरा सुकूत छाया हुआ था। ये ग्रुप काम कैसे करता है, इसके मुतल्लक मैं आज आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूँ। बाकी का काम हमारे ऑफिस में काम करने वाले सीनियर्स आपको समझा देंगे। अजलान स्क्रीन पर नज़र आने वाले सब लड़कों को जानती निगाहों से देख रहा था, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से ही वो अपने ग्रुप के लिए ऐसे काबिल अफराद चुनता था जो आगे जाकर टाइगर बनते इसके ग्रुप को मज़ीद तक़वियत देते थे। इनकी अवलीन तरजीह लोगों की मदद करते हुए इनका सहारा बनना था। श्योर सर, एक यंग लड़के ने पुरजोश आवाज़ में इसकी कॉल पर लबैक कहा था। गाइस, ये टाइगर ग्रुप एक पोर्टल है जिस पर पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ऑफिस तक ही महदूद होती है। एक शख्स के मसले की प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ उसी को नज़र आएगी जिसने वो कंप्लेन दर्ज किया है। बाकी की आवाम इस मसले को किसी सूरत नहीं देख सकती। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स यहाँ कंप्लेन करेगा तो इसके मसले की किसी दूसरे के सामने तशहीर नहीं की जाएगी। अगर हर एक की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना टाइगर पोर्टल की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को भी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है लेकिन वो डर के मारे इसे किसी दूसरे शख्स से शेयर नहीं कर पा रहा, इसका काम सिर्फ यही होगा कि वो हमारे इस पोर्टल पर बिला झिझक अपनी शिकायत दर्ज करवा दे। अब इस मसले को हल कैसे करना है, ये काम हमारा टाइगर ग्रुप शुरुआत से देखता आया भी है और आगे भी देखता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह के अल्फाज वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने ज़ेर लब दोहराए थे। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे टाइगर्स अपनी शनाख्त किसी पर ज़ाहिर किए बगैर ही लोगों की मदद करते हैं। हम अपनी शनाख्त शिकायत कुनिंदा तक से शेयर नहीं कर सकते और ये टाइगर ग्रुप का बुनियादी उसूल है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप में से जो भी इस टाइगर ग्रुप में शामिल हो रहा है उसकी ज़िंदगी का अवलीन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि वो अपनी आखिरी सांस तक गरीब, कमज़ोर, नातवा लोगों का सहारा बनकर रहे। आप लोग किसी भी सूरत हाल में अपना नाम और रुतबा बुलंद करने के लिए लोगों में अपने इस काम का प्रचार हरगिज़ नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? अजलान ने रसान से इन्हें टाइगर ग्रुप के बुनियादी असूलों से आगाह किया था। यस सर, हमने ये टाइगर ग्रुप ज्वाइन ही इसलिए किया था कि हम आवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर हमें अपनी जान तक भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पाक फ़ौज का मकसद अमन है और अमन ही हमारा मिशन है, जो कि इस टाइगर ग्रुप का मिशन है। एक जूनियर टाइगर ने भरपूर एतमाद के साथ अपने अज़म का इजहार किया था। अजलान ने इसे ज़राती निगाहों से देखने के बाद इन्हें बाकी की तफसीलात से भी आगाह कर दिया था। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद अजलान स्टडी रूम से बाहर आया तो अचानक सबकी हंसती मुस्कुराती तेज़ आवाज़ों ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली। इसके कदम बेख्तियार लाउंज की जानब उठ गए, जहाँ सब लोग सेंटर टेबल पर निगाहें जमाए ज़ैनी और आलियान को चेस गेम खेलते नमाज से देख रहे थे। तबीयत अभी ठीक नहीं है मोहतरमा की और कमरे से बाहर भी आ गई हैं। अजलान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटकते हुए सोचा और फिर खुद भी अपने कदम आगे बढ़ाता ज़ैनी के बिल्कुल साथ आकर बैठ गया। अचानक अजलान को अपने इतने करीब बैठते देख ज़ैनी ने एक झटके से अपना झुका सर ऊपर उठाकर मुकाबल की जान लुटाती निगाहों में बगौर देखा और फिर इनकी ताब ना लाते हुए गैर महसूस अंदाज में अपना पहलू बदलती इससे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। ज़ैनी का हद दर्जा गुरेज आजकल अजलान को एक दिल फरेब कैफियत में मुब्तला कर देता, तो वो ज़ैनी की इस हालत पर खुद को लुत्फ़अंदोज़ होता महसूस कर रहा था। यार अजलान भाई, आज तो ज़ैनी भाभी पक्का ये गेम हारने वाली है मुझसे। आलियान की चहकती आवाज़ ने अजलान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो भी पूरे इन्हमाक से चेस बोर्ड पर झुका सारे टोकन्स को ही बगौर देख रहा था। अच्छा, ऐसा है क्या? अजलान ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट ज़ैनी की तरफ उछाली, जिसे ज़ैनी ने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और सर पर लगी पट्टी समेत अपना चेहरा फिर से नीचे झुका गई। आलियान, मुझे तो लगता है क्रिकेट मैच की तरह हमारी ज़ैनी इस गेम में भी कमाल महारत रखती होगी, है ना ज़ैनी? आयशा भाभी ने इस वक्त आहिल को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया हुआ था, क्योंकि आलियान ने गेम ख़राब होने के डर से उसे आयशा के पास भेज दिया। सिकंदर शाह इस वक्त मुकाबल सोफे पर आसमा बेगम के साथ विराजमान इन सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे।
ज़रार इस वक्त आलियान के पास बैठा अपनी नशीली आंखें गेम पर ही मरकूज़ किए हुआ था। गेम को देखते ही इसे समझ आ गया था ज़ैनी इस वक्त कहाँ गलती कर रही है, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह चुप साधे इन सबको खेलते हुए देख रहा था। ज़ैनी कुछ सोचते हुए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाती अपनी अगली चाल चलने लगी थी। आलियान के चेहरे पर उसकी मुतवक्का चाल को देखकर अभी से ही जानदार मुस्कुराहट उभर गई। इससे पहले वो जीतने की खुशी में कहका लगाता अजलान ने ज़ैनी के हाथ पर अपना हाथ रखे दूसरे हाथ से एक ऐसी चाल चली जिसने आलियान को एक झटके में चारों शाने चित कर दिया था। आलियान पहले तो हौनक बना इस नई चाल को समझने की कोशिश करने लगा, फिर कुछ सेकंड के बाद समझ आने पर मसनूई गुस्से से चीख उठा, यार अजलान भाई, ये तो सरासर चीटिंग है। आपने ज़ैनी भाभी का हाथ क्यों रोका? वो ये चाल नहीं चलने वाली थी। मैं अच्छा भला गेम जीतने वाला था। हाथ में मौजूद टोकन को नीचे रखते आलियान गेम की तरफ हैरत भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि अजलान ने आते साथ ही ज़ैनी की मदद करते हुए इसकी मुतवक्का जीत को फ़ौरन हार में बदल दिया था। अब हारने पर रो क्यों रहे हो? वो भी यही चाल चलने लगी थी। मैंने तो बस उनकी चोट की वजह से उनका हाथ रोककर खुद चाल चल दी। अजलान अपने होठों पर उमड़ती मुस्कुराहट पर बमुश्किल काबू पाते नरमी से गोया हुआ। ज़ैनी इस वक्त बेतासुर चेहरे के साथ खामोश तमाशाई का किरदार बखूबी निभा रही थी। आयशा भाभी हंसते हुए बाकायदा सीटियां मारने लगी। उनकी गोद में बैठा आहिल अपनी मां को खुश देखकर बिना सोचे समझे ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटने लगा। आयशा और आहिल को इतना हंसते हुए देखकर आलियान को मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। हद हो गई यार आयशा, कभी तो मेरी साइड ले लिया करो। अजलान भाई को देखो कैसे उन्होंने आते साथ ही ज़ैनी भाभी को हारी हुई गेम फ़ौरन जितवा भी दी। आलियान के मुंह बसोरने पर सबका बरजस्ता फलक शिकाफ कहकर लॉन्च की साकत फिजा में गूंजता सुनाई दिया था। ज़रार भी आस्तगी से मुस्कुराए बिना रह न सका, क्योंकि अजलान ने बिल्कुल वही चाल चली थी जो वो गेम को देखते हुए कब से अपने जहन में सोचे बैठा था। भाई हमारा ताल्लुक़ तो बस JJUN पार्टी से है, हमारी अलग से कोई पार्टी नहीं है। आयशा भाभी ने बात करने के साथ साथ बाकायदा अपने हाथों को नफ़ी में लहरा दिया था। JJUN? सिकंदर शाह को इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई थी। मतलब जेड़ा जीते उनदे नाल। हाँ जी बाबा, JJUN मतलब जेड़ा जीते उनदे नाल। आयशा भाभी के पंजाबी जुमले ने ज़ैनी की संजीदगी को भी कुछ देर के लिए धीमी मुस्कुराहट में बदल दिया था। अजलान की इतनी सी कुर्बत ज़ैनी के हवासों को मुंतशिर करने का काम बखूबी सरअंजाम दे रही थी। ज़ैनी की हालत से अनजान अजलान बाकी सबके साथ बातें करने में मसरूफ़ अमल था। अजलान का दाहिना बाजू सोफ़े की पुश्त पर फैला हुआ था, जो इस वक्त ज़ैनी के शाने के साथ हल्का हल्का टच कर रहा था। ज़ैनी का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ तो अपने खुश्क लबों पर अपनी ज़ुबान फेरते इनको तर करती फ़ौरन सोफ़े से उठ खड़ी हुई। आंटी वो मेडिसिन का टाइम हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। ज़ैनी को बर वक्त वहाँ से उठने का यही बहाना सूझा था। अजलान, ज़ैनी को कमरे में लेकर जाओ बेटे, कब से यहाँ बैठी हैं, कमरे में जाकर थोड़ी रेस्ट कर ले, नहीं तो इस तरह तबीयत ख़राब हो सकती है। आसमा बेगम ने आज़ाद फ़िक्रमंद लहजे में गोया ते अजलान को भी वहाँ से उठने का इंदिया दे दिया। चलें। अजलान तो गोया तैयार ही बैठा था, इसलिए तो सोफ़े से उठते ही फ़ौरन ज़ैनी का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। ज़ैनी ने अतराफ़ में सरसरी निगाह घुमाई तो इसे महसूस हुआ तकरीबन सभी इन्हें ही देख रहे हैं, इसलिए खुद के तने असाब पर काबू पाते अजलान के संग ही धीमी चाल चलती अपने कदम आगे बढ़ा गई। अब यहाँ कोई नहीं देख रहा, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। कमरे के दरवाजे के पास पहुँचते ही ज़ैनी तनक लहजे में गोया थी अपने इस हाथ को देखने लगी जिसे अभी तक अजलान ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम रखा था। मतलब अजलान के तासरात में इस वक्त वाज़ह उतार चढ़ाव महसूस हुआ था। मतलब ये कि आपके साथ रह रहकर अब इतनी एक्टिंग तो मुझे भी आ ही गई है कि सबके सामने कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी नफ़रत निभाइए। यहाँ बंद कमरे में आपको किसी शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है। तलखी इस वक्त ज़हनी के अंदर तक रची बची महसूस हो रही थी। वो अपने एक हाथ का दबाव दूसरे हाथ पर डालते हुए अपना बाजू अजलान की गिरफ्त से छुड़वाती अंदर कमरे में चली गई। मैं कोई शौफ नहीं कर रहा, समझी आप? अजलान आगे बढ़ता इसे बाजुओं से थामे सख्त लहजे में गोया हुआ। इससे ज़ैनी की शौफ वाली बात पूरी तरह हट कर गई थी। ज़ैनी इस अचानक अवतार पर मारे सटपटाहट के अजलान को ही साकत निगाहों से देखे जा रही थी। इसका मतलब आप मेरी ख़राब तबीयत की वजह से मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं? ज़ैनी के हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ बरामद हुई। ज़ैनी की भीगी बोझल पलकें अजलान को फिर से मोम की तरह पिघलने पर मजबूर कर गई थी। ज़बत के चक्कर में वो लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए हुए था। मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। एक ऐसी जीत जो मुझे किसी की हमदर्दी के बायस मिली, उससे बेहतर तो मैं हारना पसंद करूँगी। कम अज़ कम वो मेरे अपने दम पर तो होगी ना, फिर चाहे वो हारी क्यों ना हो।
जैनी को बाहर लाउंज में की गई अजलान की मदद कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। इसे लग रहा था अजलान ने यह सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया, इसलिए जैनी को अपना पोर पोर एक भड़कती आग में तपते अंगारों की तरह जलता महसूस हो रहा था। मुझे लगता है गोली सर पर लगने की वजह से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। जैनी की आंखों की नमी को देखते हुए अजलान का लहजा पहले की निस्बत कदरे नरम पड़ गया था, इसलिए अपना रुख मोड़े खुद के सांप पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी जैनी के फ़ोन की आवाज़ से कमरे की साकत फिज़ा में एक इर्ताश बर्पा होता महसूस हुआ था। हाँ वली, कैसे हो? जैनी की नमी से भरपूर भीगी आवाज़ ने अजलान को अपनी आंखें एक पल के लिए शिद्दत से मौनने पर मजबूर कर दिया। अजलान को कभी भी जैनी के किरदार पर शक नहीं हुआ। इसे बस जैनी की किसी और के साथ फ्रैंकनेस पसंद नहीं थी, इसलिए तो वो हमेशा वली के नाम से चिढ़ जाता था। वो अच्छी तरह ये बात जानता था, इसे जैनी से मोहब्बत ही इसके मजबूत किरदार की वजह से हुई थी, इसलिए शकूक व शुबहात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ना नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला? फ्लू होने की वजह से आवाज़ भारी लग रही होगी तुम्हें। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वलीद की इसकी आवाज़ ख़राब होने पर इससे अजद फ़िक्रमंदी से इस्तफसार कर रहा था। नहीं वली, मुझे किसी के खिलाफ़ कोई केस नहीं करना। जो मेरे साथ होना था वो हो गया। मैं तो इस जावियार को भी माफ़ कर चुकी हूँ। जैनी वहीं बेड के पास खड़े धीमे लहजे में गोया हो रही थी। वैसे भी हदीसें मुबारक माफ़ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है, इसलिए मैंने भी इसको माफ़ कर दिया। अजलान बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका पोर पोर स्मार्ट बना जैनी की ही सारी बातें सुन रहा था। जावियार के नाम पर इसकी पेशानी पर फ़ौरन सख्त त्योरी दर आई। प्लीज़ तुम प्रीशियस से नाराज़ नहीं होना, मैंने ही इससे तुम्हें बताने से मना किया था। जैनी ने वलीद को नाराज़ होते देखा तो फिर से प्रीशे की सफाइयाँ देने लगी। बेहतर है इस मामले पर चुप ही कर जाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। वो कहती है मैंने मना किया था, तुम कह रही हो मैंने मना किया था। वलीद इसे सुलगते लहजे में डपट रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ ये हरकत सिर्फ प्रीशे की ही हो सकती है, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जैनी अपनी पेशानी धीरे से मसलते खुजल भरे अंदाज में लब कुचल रही थी। वली, अगर तुम परी से इस मामले पर नाराज़ हुए ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जैनी अजलान की कमरे में मौजूदगी को फरामोश किए अपनी ही बातों में मसरूफ़ थी। इसका मतलब ये मोहतरमा गुस्से में सब पर ऐसे ही बरसती हैं। अजलान आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटक गया। तुम खुद मुझे बताओ जैनी, क्या वो लड़की ऐसी है जिससे बंदा 2 मिनट से ज़्यादा नाराज़ रह सकता है? नाराज़गी दिखाने के बजाय उल्टा मुझे उसे ही मनाना पड़ा। वलीद को ऑफिस के इफ्तिताह के लम्हात अपने जहन में गर्दिश करते महसूस हुए थे। हाँ ये भी है, और बताओ पुप्पो और अंकल तो ठीक है ना? जैनी ने अजमत और राहत साहब की खैरियत दरियाफ्त की और फिर रस्मी सलाम दुआ के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैनी मोबाइल फ़ोन हाथ में थामे अचानक वापस मुड़ी तो अजलान को वहीं सामने काउच पर बैठा देखकर एक पल के लिए नादम सी होगी। इसे लगा था अजलान शायद कमरे में गुस्से में कमरे से बाहर चला गया, इसलिए अपना रुख मोड़े बिना वहीं खड़े खड़े ही बात करती रही। जैनी ने हिचकिचाने के अंदाज में मेडिसिन ली और फिर अपने कपड़े हाथ में लिए वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। खटक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ तो अजलान ने एक सरसरी निगाह कमरे के अतराफ में घुमाई और फिर आंखों को सख्ती से नीचे अपनी और जावियार की उस मुलाकात के बारे में सोचने लगा जो कुछ दिन पहले इसके कराची ऑफिस में ही हुई थी। अजलान ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा इनमाक से एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था, तभी इसे अपनी समातों में एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। यस, अजलान ने मसरूफ़ अंदाज में इजाज़त दे दी थी। अजलान सर, ये जावियार आपसे कुछ कहना चाहता है। जमान एक लड़के के हमरा ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। जावियार के नाम पर अजलान का झुका सर एक झटके से ऊपर को उठा था और फिर वो सख्त तेवरों के साथ फाइल को पटाख के अंदाज से बंद करता फ़ौरन चेयर से उठ खड़ा हुआ। जावियार इस वक्त ब्लैक पैंट के साथ वाइट ड्रेस शर्ट जेब तन किए थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में अजलान को पहली बार बराह रास्त देखने की चमक भी वाज़िया नज़र आ रही थी। अजलान की मर्दाना वजाहत से भरपूर दिलकश पर्सनैलिटी को देखते हुए जावियार जैसे खूबसूरत मर्द का दिल भी मरूबियत से भर गया। ज़मान तुम जाओ, इसकी बात तो मैं ज़रा गौर से सुनना चाहता हूँ। अजलान ने संजीदगी से भरपूर तासरात समेत ज़मान को ऑफिस से बाहर जाने का हुक्म सादर कर दिया। ज़मान जावियार को वहीं अजलान के ऑफिस में तनहा छोड़े हुक्म की तामील के लिए खुद वहाँ से बाहर चला गया। आई एम सॉरी अजलान सर, जावियार ने नादम लहजे में गोया होते अपनी बात का आगाज़ किया ही था कि एक भारी जनाटेदार थप्पड़ ने एक सेकंड के लिए इसकी बोलती ही बंद करवा दी। अब वो हैरान होने के साथ साथ थोड़ा बौखलाहट का शिकार भी लग रहा था। इससे अजलान से इस किस्म के शदीद रिएक्शन की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। अपने चेहरे पर हाथ रखे इसने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि वह जानता था गलती सरासर इसी की ही है। आई एम सॉरी। अजलान का लाल बबूका चेहरा देखते ही जावियार ने फिर से माजरत करना चाहिए। व्हाट सॉरी?
डैमिट, इतनी बड़ी गलती करके तुम सॉरी बोल रहे हो? हाँ। अजलान तैश के आलम में आगे बढ़ा और इसको गिरेबान से पकड़ते एक जोरावर पंच इसके गाल पर रसीद कर दिया। अजलान की शोला बरसाती निगाहें इसके बढ़ते गुस्से की वाज़ह निशानदेही कर रही थीं। इतने भारी गुस्से पर जावेयार के सर समेत इसका पूरा वजूद चकरा कर रह गया। होंठ फटने के बायस इससे निकलती खून की बूंदें इसको अपने दांतों में एक अजीब नमकीन रस घोलती महसूस हुई थी।